आज हम लोग बिहार सीरीज के 5वें सीरीज में हम लोग देखेंगे कि बिहार से रिलेटेड पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति थी। तो देखिए, महापरिनिर्वाण क्या होता है। महापरिनिर्वाण ये संस्कृत और हिंदी शब्द, इसका अर्थ ही होता है मुक्ति, मुक्ति या अंतिम मृत्यु। यानी मृत्यु के समय जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, इसके बाद जो पहली बौद्ध संगति, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा जो बौद्ध संगतियाँ हुई है, टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो प्रथम 3 बौद्ध संगतियाँ हुई है वह बिहार में हुई है। तो कर आप प्रथम बौद्ध संगीत है, तो प्रथम बौद्ध संगीति होता है वह 483 ईसा पूर्व में होता है। वह राजगिरी में होता है, यानी जो अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। और वह अजात शत्रु के शासनकाल में होता है। और उस समय जो अध्यक्षता उसकी कहते हैं वह महाकश्यप करते हैं। तो ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बौद्ध संगीति होती है वह 383 ईसा पूर्व में होती है। पहला तो अजात शत्रु और दूसरा काला शोक के समय होती है। और यह जो होती है यह वैशाली में। और आपको पता होना चाहिए कि जो वैशाली है वह क्या है, वह पूर्वी चंपारण यानी तिरहुत में आता है, प्रमंडल में आता है। तो वैशाली में द्वितीय हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यह वासुमित्र के द्वारा की गई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति जो होती है वह 250 ईसा पूर्व में होती है। यह पाटलिपुत्रा यानी अशोक के शासनकाल में होगी और उनके द्वारा कराया जाएगा। और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, उनकी अध्यक्षता करेंगे मोगली करेंगे। तो इन सभी को ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो अंतिम होता है, चौथा बौद्ध संगीति होता है, वो होता है कुंडलवन, यानी कि वो होता है कश्मीर में होता है। और वो किनके, कनिष्क के शासनकाल में थे। इस तरह से बौद्ध संगीतियाँ थी जो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद होती है। उसके बाद एक क्या है, जैन समितियाँ। जैन संगीति भी 2 होता है, जिसमें से प्रथम हम लोगों ने देखा था जैन संगीतियाँ, वह भी पाटलिपुत्रा में ही आयोजित हुआ था स्तुलभद्र के शासनकाल में। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगर बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 32 में देखेंगे, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। ये बंगाल और बिहार के भूमि पर जो किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम, इसको बंगाल टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं। कहीं कहीं प्रश्न में आपको देखा हुआ मिल जाएगा। यह जो बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 ईस्वी में स्वीकार किया जाता, लागू किया जाता। अब हम लोग जानेंगे कि कब और किन परिस्थिति में इसे लागू किया जाता है। क्या होता है, 1885 ईस्वी से पहले जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो राज कर रहे होते हैं। तो आपको पता होगा जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो अपना राजस्व को बढ़ाने के लिए, आप नियमित रूप से सैनिकों को वेतन देने के, राजस्व इकट्ठा करने के लिए वो अस्थायी बंदोबस्त लागू करता है। तो उस अस्थायी बंदोबस्त में, तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के लिए क्या करता है, उसमें निर्धारित नियम कानून कर देता है। और साथ में जो क्या थे, बटाईदार थे, जो उस पर किसान थे, उनके लिए कुछ विशेष कानून उस टाइप से नहीं किया जाता। जैसे आप देखे होंगे कि किस समय में, कर्नवालिस के समय में जो ये अस्थायी बंदोबस्त लाया जाता है, उसमें ज़मींदारों को तो पट्टा जारी करने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे जगह ज़मींदार पट्टा जारी भी नहीं करते हैं। फिर उसमें वह भी कह दिया जाता है कि जो ज़मींदार क्या करेंगे, अगर ये कर नहीं चुकाएंगे, लगान नहीं देंगे, तो उनका राज्य उसको, उनकी ज़मीन को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये सभी तो कानून लाए गए थे, लेकिन क्या हो गया, जिसमें मजदूरों के लिए, किराएदारों के लिए विशेष सुविधा व्यवस्था नहीं की गई थी। तो धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतता जाता है तो लगानों में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। उसी का एक झलक 1873 ईस्वी में देखने को मिलता है, जब क्या हो जाता है, पूर्वी बंगाल में लगान की बढ़ोतरी के बाद जमींदारों के द्वारा किसानों पर, मजदूरों पर ज़बरदस्ती लगान वसूलने की बात आती है। तब एक विद्रोह होता है जिसमें यूसुफ शाही परागना का एक कृषि लीग की गठन करते हैं। और यह आंदोलन धीरे धीरे क्या करता है, और भी फैल जाता है। जब उसके बाद हड़ताल और धन जुटाकर और भी अन्य भागों में यह स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी, सी आर दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन सभी का सहयोग मिलेगा। और अंततः फिर सरकार दबाव में आकर क्या करती है, बंगाल किराएदार अधिनियम को पारित करती है, जिसके तहत सरकार क्या करती है, मतलब किसानों के व्यापक विद्रोह के बाद जमींदारों को और उनके जो किराएदार हैं दोनों को, अधिकारों को क्या करती है, परिभाषित करती है। तो ये हुआ। तो क्या सिर्फ बंगाल टेनेंसी एक्ट नहीं, ऐसा ऐसा कुछ और भी विद्रोह हैं। जैसे हम लोग देखेंगे नील आयोग का गठन। नील आयोग का गठन किन परिस्थिति में किया जाता है, याद करिए। जब नील विद्रोह होता है। नील विद्रोह क्यों होता है, नील विद्रोह होता है जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय किसानों पर क्या करता है, जबरन नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता है। क्योंकि उस समय व्यापारिक युग चल रहा होता है, यूरोप में इसकी बहुत मांग होती है, बहुत मुनाफा होता है अंग्रेज़ों को। तो ज़बरदस्ती कम किराए पर क्या करता था, किसानों से नील की खेती करवाया जाता था। तब एक क्या होता, 1859 ईस्वी में एक जगह होता है बंगाल का नदिया जिला में, जहाँ पर किसान क्या करते हैं, नील की खेती पर यानी बीज बोने से मना कर देते हैं। कारण यह था कि नील की खेती होने से वह जो भूमि होती थी उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती थी। वह उसके नील के जो जड़ होते थे नीचे से जाकर उसके अवशोषक और पानी को सोख लेते थे।
तो क्या कर रहा था, इस तरह से वहाँ से जब स्टार्ट होता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का सहयोग मिलता है। कौन, नील आयोग में, जो नील आंदोलन होता है, नील आयोग का गठन होता है नील विद्रोह के बाद। तो उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे और भी जगहों में फैल जाता है और फिर 1860 ईस्वी में इसके लिए फिर एक आयोग गठित होती है। वही विद्रोह आंदोलन सबका सपोर्ट के बाद फिर उसके बाद जब यह नील आयोग का गठन होता है तो इसमें बात की जाती है कि जो रैयतों को नील की खेती करने के लिए क्या किया जाएगा, ये बाध्य नहीं किया जाएगा और उसके बाद विवादों का निपटारा पूर्ण जो है कानूनी तरीके से किया जाएगा। इस तरह से एक नील आयोग गठन किया था। फिर उसके बाद देखेंगे अवध लगान आयोग। अवध लगान आयोग भी वैसी समय लाया जाता है। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा बनता है, फिर अवध बनता है, फिर जब अवध किसान सभा बनता है तो उसमें से जो नज़र होता है सबको जमींदारों और तहसीलदारों पर होता है मुख्य रूप से, जो क्या कर रहे थे उसी के विरोध में एक आंदोलन भी होता है ना, 50% से अधिक बढ़ोतरी कर दिया गया था, जिसमें एक धार्मिक पंडित को बुलाकर गंगा नदी में खोद कर वहाँ धार्मिक कसम खाया जाता है कि हम समय पर राजस्व देंगे, बस अधिक नहीं देंगे। तो उसके बाद एक आंदोलन होता है, फिर अवध लगान का आयोग का गठन उसी के बाद 1921 ईस्वी में होता है। और ठीक इसी प्रकार का एक और होता है दक्कन कृषि राहत। याद करिए, दक्कन कृषि राहत में भी यही होता है, मतलब कुछ ऐसे आयोग का गठन होता है जो विद्रोह के बाद क्या किया था सरकार उसको दबाने के लिए, शांत करने के लिए आयोग करती है, इस तरह का गठन करती है। जिसमें दक्कन का भी वही था, जिसमें से आप देखेंगे को एक क्या था, जमींदार था, कालूराम था। वो क्या किया था, एक जो ये कृषक थे, किसान थे, कौन थे, बाबा देशमुख, बाबा देशमुख थे, बाबा साहेब देशमुख। उनका क्या करता है कि कोर्ट से वारंट ले लेता है, जारी करवा लेता है कुर्की जब्ती का। उसके बाद से पूरा किसान आंदोलन विद्रोह होता है, उनके ऑफिस में, उनके जो दरबार था, घुस के जो बही खाता होते हैं सबको जला देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम लागू होता है 1879 ईस्वी में। तो ये सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थे। नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में, फिर जिसकी चर्चा की अवध लगान का जो हम लोग देखे एक आंदोलन के बाद 1921 ईस्वी में। उसके बाद जिसकी अभी बात कर रहे हैं हम लोग दक्कन कृषि राहत का, यह 1879 ईस्वी की 78 में विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से ये विभिन्न आयोग हुआ। तो आयोग की चर्चा हुई इसलिए हम इतना चर्चा कर दिए। 33 में देखिए बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। अब बताइए, बिहार भारत में स्वतंत्र प्रदेश वह बनता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और आपको मालूम होगा इस बिहार को स्वतंत्र प्रदेश बनाने में जो भूमिका रहती है, आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक बिहार के रूप में निर्माता के रूप में जो जाने जाते हैं वह जाने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो ध्यान में रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा एक अलग हैं, सहजानंद अलग हैं। दोनों तो सह से ही स्टार्ट होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने आधुनिक बिहार के निर्माता, ये वही हैं जिनका जन्म जो बक्सर के मुरार गांव में होता है। ये पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। वहाँ से आने के बाद ये कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके बाद ये यही उसी समय आने के बाद इंग्लैंड से 1891-92 में बिहार को पृथक राज्य बनाने की, प्रदेश बनाने की मांग करते रहते हैं। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। और आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा पहले व्यक्ति थे जिनको उस समय मतलब राज्यपाल के पद पर, हाउस ऑफ लॉर्ड के पद पर चुना भी गया था। तो इस तरह से ये थे सच्चिदानंद। 1912 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए 34 में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। याद करिए, गांधी जी को में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण कौन किए थे। तो वो आप देखिएगा सत्य के प्रयोग, जो गांधी जी के सत्य के प्रयोग के 5वें अध्याय के 12वें चैप्टर में उन्होंने कहा है कि लखनऊ अधिवेशन से पहले हमने चंपारण का नाम तक भी नहीं सुना था। वहीं पे राजकुमार शुक्ला जी जाते हैं और वही ब्रज किशोर जो रहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के ससुर होते हैं, वो उन्हीं के माध्यम से वहाँ पर रखा जाता है नील आयोग का। उसके बाद जो गांधी जी का पीछा पकड़ते हैं राजकुमार शुक्ला जी, अहमदाबाद मध्य प्रदेश होते हुए, जब तक वो नहीं आ जाते हैं लास्ट में, अंततः में शुरू में तो गांधी जी कहते हैं कृपया मेरा पीछा करना छोड़ दें, लेकिन बार बार जो राजकुमार शुक्ला जी कहते हैं कि कृपया आप हमें डेट बताइए। क्योंकि गांधी जी जब प्रारंभिक मुलाकात होती है तो वो डेट क्लियर नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं कि ठीक है हम उधर आएंगे तो हम अपने यात्रा में उसे शामिल कर लेंगे चंपारण को, लेकिन बोलते नहीं कब आइएगा कब चलिएगा, मतलब इस चीज़ को जीत पकड़ लेते हैं। तो गांधी जी नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन अंततः जब बोलते हैं कि कलकत्ता हम जाएंगे तो उस दरमियान हम चंपारण भी हो लेंगे, तो वही कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता जाने से पहले 2 दिन पहले वहाँ राजकुमार शुक्ला जी पहुँचे रहते हैं, फिर वही कलकत्ता से लेकर आते हैं, कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, फिर चंपारण आते हैं। और वहीं पर पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी पहली मुलाकात होगी, जो आने वाले टाइम में एक अलग स्वतंत्रता सेनानी भारत को देगा। तो ये था चंपारण का कुछ था, तो राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा। नेक्स्ट 35 में देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था। अब प्रश्न उठ रहा है
क्या सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी था? तो याद करिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से पहले भी एक बिहार समाजवादी पार्टी था, उसका भी गठन 1931 ईस्वी में। अंतर क्या है? जो बिहार समाजवादी पार्टी था उसका जो क्या किए थे, जो गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद शर्मा एवं अन्य राजाओं के द्वारा, जिसमें से बात जो मुख्य रूप से फूलन प्रसाद शर्मा जो थे, उनका जो उनमें मुख्य उद्देश्य था कि जमींदारों और उन्मूलन को बिना मुआवजा के क्या करना, मतलब किसानों को उसे स्वतंत्र करना। ये था मुख्य रूप से किसका? बिहार समाजवादी पार्टी का, जो फूलन प्रसाद शर्मा, जयप्रकाश शर्मा एवं अन्य के नेतृत्व में किया गया। लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका भी गठन 1931 में किया जाता। यह किया जाता है गंगा शरण सिन्हा के नेतृत्व में। गंगा शरण सिन्हा, बोनीपुरी, ये रामनंद्र मिश्रा भी इसमें होते हैं। ये रामनंद्र मिश्रा बोल रहे हैं, रामचंद्र नहीं, क्योंकि रामचंद्र आप देखेंगे कि वो क्या करेंगे, वह 1720 यहाँ, हाँ 1700 अवध किसान सभा है ना, 1720 नहीं, वह क्या करेंगे, अवध किसान सभा का स्थापना यही होंगे रामचंद्र। तो वो रामचंद्र थे। लेकिन यहाँ हमने बोला कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठित में 1931 में गंगा शरण सिन्हा, बोनीपुर और रामनंद थे। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वही क्या करते हैं, 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल होता है, उसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी को अनौपचारिक स्थापना किया जाता है, जिसके अध्यक्ष क्या होते हैं, नरेंद्र देव होते हैं और सचिव जयप्रकाश नारायण होते हैं। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है, जिसके पहले जो अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण सिन्हा, वही गंगा शरण के सिन्हा के नेतृत्व में किया जाता है। नेक्स्ट 36 में देखिएगा, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व वह करते हैं, कौन करते हैं? श्री कृष्ण सिंह। वही श्री कृष्ण सिंह हैं जो स्वतंत्र बिहार के पहले क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और वह 1946 से 1961 तक कार्यरत रहते हैं। और इन्हीं के शासनकाल में जो इनके जो प्रिय होते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह होते हैं, वह उप मुख्यमंत्री रहते हैं। तथा हम लोगों ने जयराम दौलत राम भी देखे थे, जो राज्यपाल के रूप में रहते हैं बिहार के। तो इस तरह से इसकी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने यह भी जाना था कि श्री कृष्ण जी का जन्म जो होता है वह कहाँ होता है, वह शेखपुरा के मौर गाँव में होता है। और वहीं शेखपुरा के बरबीघा में इनका एक मूर्ति भी वहाँ पर क्या किया गया, स्थापना किया गया, मूर्ति लगाया गया। उसके बाद हम लोगों ने जाना था इनके ननिहाल नवादा की तरफ पड़ता है, कौन ये श्री कृष्ण जी के। फिर हम लोगों ने यह जाना था कि जो बिहार था, बिहार ये CR दास के द्वारा जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो बिहार स्वराज पार्टी का जो नेतृत्व यही करते हैं, श्री कृष्ण सिंह करते हैं। यह भी हम लोगों ने जाना था। यह भी जाना था कि जो ये जवाहर ये क्या बोलता, महात्मा गांधी जब नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा जब आह्वान करते हैं, तो उनके आह्वान करने पे श्री कृष्ण सिंह मुंगेर नदी को पार कर अपने सहयोगियों के साथ गढ़पुरा में क्या करते हैं, अनुपालन करते हैं। फिर इधर भागलपुर से भी एक हमने देखा था कि जो कौन थे भागलपुर से, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो नमक सत्याग्रह के रूप भाग लेते हैं गांधी जी के आह्वान पर। नेक्स्ट देखिए 33 में, नील विद्रोह किसके बारे में था? अब याद करिए, नील विद्रोह किसके बारे में था? अभी चर्चा की कि नील विद्रोह किस परिस्थिति में होता है। इस परिस्थिति में होता है जब किसानों पर नील की खेती करने के लिए मजबूरन उस पर क्या क्या दबाव डाला जाता है और कम पैसा दिया जाता है। यानी कह सकते हैं आपकी रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। और यही विद्रोह होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम का सपोर्ट मिलता है, यह अहिंसक होता है। उसके बाद सरकार झुकती है। उसके बाद नील आयोग का गठन करती है 1960 ईस्वी में। उसमें यह कहा जाता है कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तथा जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कतें आएंगी, उसको कानूनी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से कह के आयोग का गठन करके उस आंदोलन को रोका जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कहाँ तक थे, 37 के बाद 38 में आते हैं। 38 में करा कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो याद करिए, कुंवर सिंह नेतृत्व जो करते हैं, जब दानापुर से क्या होता है, 25 जुलाई 1857 को विद्रोह जब वहाँ से उठता है, उसके बाद वो गंगा नदी पार कर आरा पहुँचता। आरा का नेतृत्व कुंवर सिंह के हाथों में ही होता है। फिर हमने देखा किस तरह से अंग्रेज़ों का लहूलुहान करते हैं, धूल चटाते हैं। मतलब उनके एक अंग्रेज ही अधिकारी होता है जो इनके वीरता को देखकर 80 वर्ष में ये कहता है कि काश अगर ये जवान होते तो भारत का स्थिति कुछ और होता है। मतलब उसने उम्र के बावजूद भी जो इनमें उत्साह था, शक्ति था, लड़ने का जो क्षमता था, काफ़ी अद्वितीय था। तो ये वीर कुंवर सिंह थे। एक कहानी भी हम लोगों ने देखा था किस तरह से वीर कुंवर सिंह जब क्या कर रहे होते हैं, जब पार कर रहे होते हैं गंगा नदी, तो उसमें से एक अंग्रेज उनका पीछा कर रहा होता है। तो वो उसको चकमा देते हुए क्या करते हैं, अपने सभी सहयोगियों को पार करते हैं। लास्ट जब नाव से वो पार कर रहे होते हैं
तब वो अधिकारी पहुंच जाता है और जब गोलियों से चलाता तो उनका बाएं हाथ में एक गोली लग जाता है, तो काटकर गंगा मैया को समर्पित करते हैं। तो इस तरह का हौसला, इस तरह का साहस वाले वीर कुंवर सिंह थे, जो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से 22 अप्रैल को क्या करते हैं, वह अपने जगदीशपुर में पहुँचते हैं और वहाँ के झंडा को उतार कर भारतीय झंडा को लगाते हैं और फिर 23 को अपने महल में पहुँचते हैं और फिर वो घायल अवस्था में रहते हैं। फिर 26 तक उनकी मृत्यु हो जाती है 58 में, 1800। नेक्स्ट देखेंगे 39 में देखेंगे, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो किस कर के द्वारा, याद करिए। नमक सत्याग्रह दौरान क्या होता है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग होता है, जो नमक दांडी यात्रा से यानी 12 मार्च से स्टार्ट होता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को और 6 अप्रैल को क्या पहुंचते हैं, गांधी जी वहां पहुंचते हैं। यानी 21 दिन का ये यात्रा रहता है। इसमें 78 सहयोगी रहते हैं और 385 किलोमीटर का यात्रा रहता है, 240 मील की यात्रा रहती है, जिसमें से क्या होता है, ये नमक सत्याग्रह यानी कि क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। और उसी दरमियान में फिर उनको कुछ समय बाद 4 मई है शायद, 4 मई को उनको गिरफ्तार कर रहता है। जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो देश भर में विरोध स्टार्ट हो जाता है। पटना में भी, बिहार में भी खासकर जो होते विदेशी शराब, विदेशी कपड़े के शुद्ध दुकानों के सामने धरना दिया जाता है। उसी समय फिर क्या हो जाता है, बिहार में जो चौकीदारी कर दिया जाता था वो बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 39 में, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? अब याद करिए, बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद, प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका सहजानंद की। बिहार प्रांतीय किसान सभा, जहाँ पर उन्होंने जो जमींदारों द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किया जा रहा था, उस शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बिहार किसान प्रांतीय सभा का गठन किया था। फिर धीरे धीरे यह पूरे भारत में, पूरे देश में फैल गया, आंदोलन तीव्र हुआ। फिर उन्होंने किस तरह से 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, कम्युनिस्ट के साथ अस्थायी रूप से काम करने का मौका मिला। फिर उन्होंने क्या किए, ये नंदा राजा निम्बूद राय जो दक्षिण भारत किसान फेडरेशन के थे, फिर कृषि श्रम के द्वारा इनको अखिल भारतीय किसान सभा गठन करने की बात हुई। फिर 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ अधिवेशन में गठित होता है। तो ये था ये सहजानंद सरस्वती का। कार्यानंद शर्मा भी इनको किसान नेता के रूप में जाना जाता है। बिहार के जो लखीसराय जिले के ये सहूर गांव से थे, यह एक राष्ट्रवादी एवं किसान नेता थे। यही जो कार्यानंद शर्मा थे जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने आप को शिक्षित करते हैं, मैट्रिक का परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद उस आंदोलन में भाग भी लेते हैं। उसके बाद क्या है, राहुल सांस्कृतियान के बारे में भी हम लोगों ने देखा किस तरह से ये 1939 ईस्वी में क्या करते हैं, ये अंबारी सत्याग्रह चलाते हैं। इसलिए चलाते हैं क्योंकि उनको क्या किया जाता है, बेवजह जेल भेजने के कारण ये अंबारी सत्याग्रह चलाते हैं। बोला जाता है ब्रिटिश शासनकाल के 14 वर्ष ये क्या रहते हैं, राहुल सांस्कृतियान, मतलब जेल में ही रहना पड़ता है। यदुनंद शर्मा की भी बात की, ये भी किसान नेता थे। इनका जन्म प्राचीन गया जिले में होता है, मझियामा ग्राम। ये स्वामी सहजानंद के सहयोगी। तो ये सभी जो लोग हैं वह ये यदुनंद शर्मा जी, कार्यानंद शर्मा जी, राहुल सांस्कृतियान, ये सभी क्या हैं, किसान सभा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए 41 में, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? आपको पता होना चाहिए जो झारखंड राज्य अस्तित्व में आया वह कब आया? वह आता है 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड जो बिहार के दक्षिण में था, पहले तो साथ में ही था, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। अब हम लोग ये भी जान लेंगे कि बिहार से सटे हुए झारखंड जो राज्य है, झारखंड से बिहार के कितने राज्य टच होते हैं? तो जो राज्य टच होते हैं झारखंड से वो लगभग 8 होते हैं। तो आइए 8 के बारे में क्रम से ये देखिए, इस तरह से एक बिहार का डायग्राम बना रहे हैं, काल्पनिक है। तो जो बिहार का झारखंड जो सटे हुए हैं, पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कटिहार से। यहाँ से कटिहार हो गया जो पूर्णिया में आएगा प्रखंड में। उसके बाद भागलपुर आ जाइए, भागलपुर आ जाएगा, भागलपुर में बांका आ जाइए, जमुई आ जाइए, नवादा आ जाइए, गया आ जाइए, औरंगाबाद आ जाइए। तो इस तरह से कौन कौन हम लोगों ने, कटिहार देखा, भागलपुर देखा, बांका देखा, उसके बाद जमुई देखा, जमुई के बाद नवादा देखा, उसके बाद गया, ये हाँ नवादा के बाद गया देखा, औरंगाबाद देखा, और 8वां रोहतास। 42 में देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। अब करा भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? अभी चर्चा की कि कब बना हुआ, 1912 ईस्वी में बिहार 22 मार्च को बना। 22 मार्च को मेरे अनुसार जल दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 में कह रहा है, 43 में कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है?
तो ऑप्शन में रोहतास और खड़गपुर है, यही दो पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी उत्तर पश्चिम तो बात की जाए वो आपको पता होगा, कोसी से गंडक तक जो भी है वह खादर मिट्टी से निर्मित है। खादर का मतलब होता है जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो उत्तरी उत्तरी मैदान भी क्या कहा जाता है, उत्तरी बिहार का मैदान उपजाऊ भी माना जाता है। कारण उपजाऊ इसलिए क्योंकि अगर पूरे बिहार नहीं भारत की बात की जाए तो भारत में 40% से अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी जहाँ भी उपजाऊ है तो भारत के उत्तरी मैदानों में इसका विस्तार थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया, और खासकर जितने भी नदी हैं वो नदियाँ हैं जो जो गुजरती है तो वहाँ पर इन मिट्टी को देखने को मिलता है, जलोढ़ मिट्टी को, क्योंकि इसका निर्माण ही होता है उस मिट्टी के निक्षेपण के अवशेष से। इसमें ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगा, और नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलेगा जलोढ़ में। तो आइए चर्चा हम लोग भूतात्विक दृष्टि से सबसे अपेक्षाकृत वह खड़गपुर की पहाड़ियाँ। यह खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? यह खड़गपुर की पहाड़ी की बात की जाए तो यह मुंगेर जिला में अवस्थित है। मुंगेर हम लोग चर्चा किए थे, मुंगेर प्रखंड है ना, जिसके मुंगेर के बगल जस्ट बाएं साइड में आप आइएगा तो क्या मिलेगा, लखीसराय। मुंगेर के ऊपर खगड़िया और इधर बेगूसराय, नीचे जमुई। तो वही है खंगेर, मुंगेर में अवस्थित है, सबसे पुराना। और बात की जाए यह क्या है, प्री थ्रेम्बियन युग का है, यानी कि 2500 से लेकर 600 मिलियन वर्ष पुराना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारवाड़ चट्टान के रूप में आ जाता है। उसको हम लोग कहते हैं थ्री क्रैम्बियन कल्प। हालांकि रोहतासगढ़ भी थ्री क्रैम्बियन कल्प है, लेकिन थ्री क्रैम्बियन कल्प के रूप में यह कौन सा आता है, यह प्रोटोजोइक में आता है। यह देखे थे 2500 से 600 मिलियन वर्ष है, लेकिन ये 1500 से 600 मिलियन वर्ष है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त ज़्यादा होगा। अगर सी नहीं रहता तब हम सोचते रोहतासगढ़ के बारे में। 44 देखिए, जुलाई 2018 में पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? अभी हम चर्चा किए थे कि झारखंड कितना था, जो हम लोग कटिहार से भागलपुर बांका होते हुए बांका के बाद जमुई के बाद हो गए थे नवादा के बाद गया के बाद औरंगाबाद में रोहतास होते हुए 8 जिला हम लोग देखे थे कि जो झारखंड से टच हो रहा था। लेकिन पटना जिला बिहार के कितने जिलों से टच हो रहा है यह भी जानना है। तो पटना जिला जो है बिहार के 9 जिलों से टच हो रहा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वो 9 जिला कौन है जो टच हो रहा। पहला एक होगा नालंदा के बाद आ जाइए शेखपुरा नहीं होता है, शेखपुरा नहीं होगा। फिर आ जाइए लखीसराय हो रहा है। उसके बाद आ जाइए बेगूसराय, यानी कि मुंगेर का यहाँ पर 2 जिला टच होगा, लखीसराय बेगूसराय। उसके बाद समस्तीपुर आ जाइए, किसका है, यह दरभंगा का है, दरभंगा प्रमंडल का है। उसके बाद वैशाली आ जाइए, वैशाली टच होगा। वैशाली के बाद आ जाइए सारण, आ जाइए सारण टच होगा। उसके बाद भोजपुर आ जाइए, भोजपुर के बाद अरवल आ जाइए। उसके बाद अरवल के बाद जहानाबाद आ जाइए। इस तरह से 9 डिस्ट्रिक्ट टच होगा, किससे, वह पटना से। तो क्या पटना, अब हम लोग ये भी जान लेते हैं पटना, तो अब पटना से तो 9 डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है, क्या यूपी से कितना डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है यह भी देखेंगे। तो यूपी से जो टच हो रहा है, अब देखिए ये इधर बिहार है ना, इधर यूपी पड़ता है। तो जो उत्तर प्रदेश से सीमा टच होने वाली वह 8 है। अब 8 कहाँ से, यहाँ रोहतासगढ़ से स्टार्ट करिए, रोहतास कैमूर के ऊपर चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, यही कैमूर को भभुआ भी कहते हैं। उसके बाद बक्सर आ जाएगा, बक्सर के बाद यहाँ सारण आ जाएगा, सारण के बाद सिवान आ जाएगा, सिवान के बाद ऊपर गोपालगंज और इधर पश्चिमी चंपारण। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, कितना हो गया, उत्तर प्रदेश 8 है। तो कौन छूट गया, हम काउंटिंग में गलत कर दिए। रोहतास 1, भभुआ 2, बक्सर 3 और भोजपुर छोड़ दिए थे ना, यहाँ भोजपुर भी थोड़ा सा टच हो रहा है इसलिए 8। तो ये हो गया, यूपी से 8 हो गया। अब हम लोग झारखंड भी जान लिए, झारखंड से कितना टच हो रहा था, झारखंड से 8 हो रहा था, और यूपी से भी 8 हो रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए 45 में, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है, पहाड़ी मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, रेगुड़ मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है वह मुख्य रूप से देखिए हम लोग जानते हैं पहाड़ी मतलब जो पहाड़ के आसपास है। कछारी मिट्टी का मतलब क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। तो ये आपको स्पष्ट पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी का सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत में भी सबसे ज़्यादा उसका परसेंटेज 40% पर फैला हुआ है। तो कछारी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, ये नदियों के नीचेपन के द्वारा मिट्टी बना हुआ होता है। इसमें कमी क्या चीज़ का होता है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रेगुड़ मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी हम लोग देखे थे, जिस तरह से अगर भारत की बात की जाए, भारत में हम लोगों ने देखा था दक्कन वाला जो दक्कन का पठार था वहाँ पे भी देखने को मिला था। तो इस प्रश्न का 45 का सही जवाब हो जाएगा वह कछारी मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45 के बाद 46 में हम लोग आते हैं। 46 में कह रहा भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो भारत के राज्यों में, तो भारत का जो राज्यों में बात की जाए, जो बिहार का साक्षरता दर है वह सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। तो बिहार की साक्षरता दर की बात की जाए वह 61.80% है, और वहीं भारत की बात की जाए तो 74.0% है। तो इस 61.80 में साक्षरता में जो है पुरुष की साक्षरता कितना है, तो पुरुष की साक्षरता है 71.20, और उसके बाद महिला की साक्षरता
51.5 ये है महिला की साक्षरता। उसके बाद बात की जाए भारत में तो साक्षरता हम लोग देख लिए कि 74.1। अब कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, तो रोहतास में है। कितना है? 73.3%। और सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में है। कितना है सबसे कम साक्षरता हुआ है? 51.08%। तो ध्यान में रखिएगा। जबकि रोहतास में कितना सबसे ज़्यादा है? 73.37%। अब महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? तो रोहतास में महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। सबसे कम तो क्या पूर्णिया में? नहीं, पूर्णिया में सबसे कम महिला की नहीं है। महिला की अगर सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो वह आपको सहरसा हो जाएगा। सहरसा कहाँ? वही आपको मिलेगा, कोसी में मिलेगा। उसके बाद ये पुरुष में सबसे कम न्यूनतम, पुरुष में आपको सबसे कम साक्षरता तो पूर्णिया ही देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये भी हम लोगों ने जान लिया था। यह भी हम लोग जाने थे कि जो ग्रामीण है, ग्रामीण महिला साक्षरता वो सबसे कम कहाँ है? किशनगंज और सहरसा में था। चलिए, ये तो ग्रामीण में देखें। 47 में देखते हैं, बिहार के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो क्या है बिहार का स्थान जूट उत्पादन की दृष्टि से? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो इस प्रश्न का आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इसका क्या होना चाहिए कि जूट के उत्पादन में किसका कौन सा स्थान है? यह हो जाएगा द्वितीय स्थान हो जाएगा। प्रथम कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। तो ध्यान में रखिएगा, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 में आते हैं। कह रहा बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशित संभावना? तो बिहार में जो देखिए ऑप्शन तेल शोधन का तो है ही नहीं, बलुआ का। ज़्यादा संभावना कृषि है। कृषि से रिलेटेड जो भी बन सकता है, जैसे धान से हम लाई बना सकते हैं, चूड़ा उद्योग, भुंजिया, चावल, ये सब उद्योग यहाँ पर विकसित हो सकता है। काफ़ी महत्व स्थान रखता है। साथ में चावल से हम लोग रबड़ सोलिंग मशीन, ये सभी कतरनी, लोकल, बासमती, ये सब कर सकते हैं। तो कृषि आधारित यहाँ पर उद्योग की संभावनाएं ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए 48 के बाद 49 में आता है। 49 में करा एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता में 20 शहरों में पटना का कौन सा स्थान है? तो 20 शहरों में पटना का प्रथम स्थान था। यहाँ जो सिग्नल था 92.61% था। ये रिपोर्ट है 2017-18 का ही है। उसके बाद कानपुर था, इलाहाबाद था। अब प्रश्न उठता है कि साक्षरता के रूप में, स्वच्छता के रूप में। तो स्वच्छता के जो इसका नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, आपको पता होना चाहिए सबसे स्वच्छ यानी 10 लाख से ऊपर मिलियन जनसंख्या वाले में राज्यों जिलों में से हम लोगों ने देखा था। जिलों नहीं कहिए, शहरी का दीजिए, कस्बा ही का दीजिए। सबसे स्वच्छ पर कौन था? इंदौर था, जो पहले स्थान पर था। और दूसरे स्थान पर कौन था? याद करिए, दूसरे स्थान पर सूरत है जो गुजरात का है। तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा। यही क्रम है। लेकिन पटना का स्थान कौन सा रखता है स्वच्छता में? तो वह रखता है स्वच्छता सर्वेक्षण में मात्र, सोच लिए मतलब अंतिम में ही समझ लीजिए 44वें स्थान पर है। 48 राज्यों में 44 में। और ये तो 21 का रिपोर्ट है। 20 में देखिएगा तो ये तो अभी तो 46 है ना। तो ये अभी 44 है ना 2021 में। 2020 में 46 था, मात्र 2 पॉइंट बढ़ा है। तो ये स्थिति है बिहार की। और 1 से 3 लाख में है। 1 नंबर पर दिल्ली है। नेक्स्ट देखिए 50 में, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सुलभ इंटरनेशनल यह जो है दरभंगा में स्टार्ट किया गया था। इसमें 50 पैसे प्रति लीटर की दर से बात की गई थी। जो सुलभ इंटरनेशनल है उसके जो संस्थापक है बंदेश्वर पाठक ने इस चीज़ को घोषणा की थी। दरभंगा नगर निगम में स्थित हिबोल जो ताला है वहीं पर इस परियोजना को लगाया गया था, जिसमें बात किया गया था 20 लाख की लागत से लगाया गया था, जिसमें रोजाना 8 लीटर पेयजल निकाला जाएगा, ये बात कहा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 51 में आते हैं। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये क्या है? ये कौन सा असत्य है कन्या उत्थान योजना के तहत में? आइए देखते हैं। योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ हुआ था, बिल्कुल सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तीनों विभागों द्वारा योजना संचालन था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 में आते हैं। जन्म से स्नातक तक पूर्ण शिक्षा का प्रत्येक कन्या को 60,000 नहीं 54,000 समथिंग था, 54,100 रुपया प्रदान करेगी थी। ऑप्शन सी गलत है। कन्या शिशु के जन्म के समय परिवार को 2,000 प्रदान किए जाएंगे, ये भी सही है। ये तो हम लोगों ने क्या जाना? ये जाना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। कुछ और अन्य योजना के बारे में भी हम लोग जानते हैं जो हाल में मुख्यमंत्री के द्वारा चालू किया गया, जो चल रहा है। जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति ये उद्यमी योजना, उसमें क्या किया जाता है? उसमें रोजगार को शुरू करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए 10 लाख रुपया दिया जाता है। इसमें से 10 लाख रुपये में 5 लाख रुपया माफ़ है, यानी 50% सब्सिडी अनुदान दिया जाता है और 50% को ऋण मुक्त लोन दिया जाता है। 84 किस्तों में चुकाना है। इसके लिए जो किस्त जो मतलब इसके लिए जो बजट पास हुआ है 102 करोड़ का बजट पास हुआ है। ये तो था मानो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उसके बाद एक और योजना मुख्यमंत्री वास स्थल योजना। मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के तहत में क्या किया गया? उन ऐसे परिवारों को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग जिनको घर बनाने के लिए भूमि नहीं है, उनको
60,000 रुपया दिया जाएगा भूमि के लिए। उसके बाद एक और है, बास के बाद है एक मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना भी है। जिस तरह से उत्थान है, कन्या सुरक्षा, इसमें क्या होती है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको, वैसे बच्चियों के लिए यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक में सरकार उसके जन्म के समय क्या करती है, 2,000 रुपया डाल देती है और 18 वर्ष होने पर परिपक्वता के साथ सब कुछ इंटरेस्ट मिलाकर वो पैसा उनको दे दिया जाता है। अगर पहले मृत्यु हो जाती है बालिका को तो फिर वो पैसा वो दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन अलग होता है। उस समय जो भुगतान किया जाएगा महिला विकास निगम को दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो बच्चा का जन्म है 2007 से पहले होना चाहिए, 2007 के बाद होना चाहिए। तो ये तो था, हम लोग जाने थे कन्या सुरक्षा योजना। उसके बाद एक और है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, एक परिवहन योजना भी है। इसमें कहा गया है कि जो भी लाभार्थी हैं इसमें से 3 से 10 पहियों तक बिजनेस को करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें 50% सरकार सब्सिडी देगी। यानी जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो रोजगार करना चाह रहे हैं, तो 3 पहिए से 10 पहिए के लिए आप गाड़ी लेंगे तो उसमें सरकार क्या करेगी, 50% का सब्सिडी देगी। जिसका जो 2018 में इसको स्टार्ट किया गया, 4210 करोड़ का इसके लिए, 4210 नहीं, 421 करोड़ का फंड प्रस्तावित किया गया था। तो ये था कुछ हम लोगों ने जाना बिहार से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले सीरीज में, अगले अध्याय में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।